हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। पिछली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स रहती है जिनको आपको पता होना चाहिए, जो 9th 10th के अंदर आ चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ी थी या आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इसके साथ साथ एक और लिंक दिया है जो सेकंड वीडियो का था, जहां पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखी जाती है, एक्यूरेसी प्रिसीजन के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो, जब केमिकल्स कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर कुछ सिंपल रूल्स फॉलो होते हैं। उन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना है, उन्हीं को स्टडी करना है। पहला जो रूल आता है इसके अंदर वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। सेकंड लॉ भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, जो आता है लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ये जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था, पहला वाला लेवोजिए ने दिया था। पढ़ा हुआ है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर दोबारा बताया जाएगा। इनकी लिमिटेशन, इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल किस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं, वो चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी के साथ साथ एक और लॉ आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसको मैं सेपरेटली अलग से दिखाने वाला हूं, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। उसकी जो एप्लीकेशन रहती है बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सा लॉ है वो, ठीक है। इसके बाद आता है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और साथ साथ इसके आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ। ये दोनों लॉ जो आपस में कनेक्टेड है, दोनों गैसेस के बारे में डील करते हैं ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन लॉज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 1789 में एक फ्रेंच केमिस्ट थे एंटनी लेवोजिए, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो मास, ना तो उसके अंदर कुछ नया मास बनता है और ना ही मास का लॉस होता है वहां पे। इसका मतलब मास जो रहता है वो कंजर्व रहता है, और इसी को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का मास आप जितना लेके चलते हो किसी रिएक्शन के अंदर, उतना ही मास प्रोडक्ट्स का बन के आएगा। मास कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इसको बोल सकते हो। इस चीज को वेरीफाई किसने किया? इस चीज को वेरीफाई किया लेंगडोल्ट ने। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेंगडोल्ट। मैं यहां पर लिख देता हूं। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, देखो, लेंगडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट। और उसने क्या बोला कि अगर हम एक परफेक्टली क्लोज्ड सिस्टम लेके चलते हैं, दो वेसल्स है जिनको आपस में जोड़ा हुआ है, ग्लास का वेसल है ये, इसमें से कोई गैस भी बाहर नहीं निकल सकती। और इन दोनों के अंदर उसने क्या किया है, दो केमिकल ले रखे हैं। एक साइड में लिया हुआ है NaCl, एक साइड में लिया हुआ है AgNO3। और अगर इस सेटअप को क्या कर दिया जाए, इसको टिल्ट कर दिया जाए, इसको पलट दिया जाए, तो क्या होगा, तो ये केमिकल इधर आएगा, ये केमिकल इधर आएगा और आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब जब भी ये दोनों केमिकल आपस में मिलेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो लेंगडोल्ट ने क्या किया, एक क्लोज सेटअप के अंदर एक रिएक्शन कराई। रिएक्शन क्या होगी वो करके देख लेते हैं। NaCl की रिएक्शन अगर हम कराते हैं AgNO3 के साथ, तो क्या होगा भाई, क्या ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन नहीं होगी? आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो यहां से क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaNO3 और दूसरा बनेगा AgCl। और अगर आपने सुना हो 10th क्लास के अंदर, तो AgCl जो होता है वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। कैसे कलर का सब्सटेंस होता है? व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। इसकी टर्बिडिटी अपीयर होती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या है, जिसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों जो है, ये दोनों कैसे सॉल्यूशन है, ये लगभग कलरलेस सॉल्यूशन है। और फिर जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो NaNO3 भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके अंदर व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आ जाती है। स्टार्टिंग में जो मास इसका लेके चल रहे थे, उतना ही मास बाद में भी पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जब हुई तो कुछ नया मास नहीं जनरेट हुआ और ना ही कुछ मास खत्म हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मास जो था वो कंजर्व हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाई किया गया। अगर मैं प्रेजेंट सिनारियो की बात करता हूं कि आज के टाइम में ये जो लॉ है, ये 1789 में गिवन था। 1789 में काफी साल हो चुके हैं। तो हम बोलते हैं कि आज के टाइम में कितना सिग्निफिकेंट है ये। तो आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं, देखो, उस टाइम पर अगर किसी जगह पे एनर्जी बन रही है, तो एनर्जी जो रहती थी उसको मेजर करने कोई तरीका नहीं था। लेकिन आज के दिन हमारे पास बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है, ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम एनर्जी जिस भी फॉर्म में निकल रही हो, रिलीज हो रही हो, उसको मेजर कर सकते हैं। हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिनके अंदर लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के टाइम पे हम ऐसी ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं जो जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी जो है वो मास की वजह से ही आ रही है। तो आज के टाइम में इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि हो सकता है कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पर जो आप रिएक्टेंट का मास लेके चल रहे हो, प्रोडक्ट का मास लेके चल रहे हो, उसके अंदर डिफरेंस साफ साफ दिखाई देता है। तो बाकी मास कहाँ चला गया? वो मास जो रहता है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इसको बोला जाता है। क्लियर है पहला लॉ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। ओके, तो कहानी चली जाती है लगभग 10 साल आगे, यानी 1799 में। एक साइंटिस्ट था फ्रेंच जिसका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट, और उस बंदे ने ये स्टडी करनी स्टार्ट करी कि नेचुरली जो मटेरियल हमें मिल रहे हैं और अगर उन मटेरियल्स को हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं तो उनकी कंपोजिशन पे क्या डिफरेंस आता है। तो उसने स्टडी किया क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर। कॉपर कार्बोनेट जो होता है, कॉपर 2 कार्बोनेट CuCO3, ठीक है। कॉपर की ओवलेंस स्टेट इसके अंदर 2 है, इसलिए इसको क्यूप्रिक बोलते हैं। अगर कॉपर की स्टेट 1 रहती है तो उसको बोला जाता है क्यूप्रस, ठीक है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर एक काम कर रहा था। इसने नेचुरली अकरिंग जो क्यूप्रिक कार्बोनेट था उसको लिया और उसके साथ साथ कुछ लैब के अंदर कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन को मिला के अपनी तरफ से क्यूप्रिक कार्बोनेट तैयार किया। और दोनों की कंपोजिशन को जब उसने स्टडी किया तो उसने देखा कि जो कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशो नेचुरल सैंपल के अंदर आ रहा था, वही रेशो उसकी लैब के अंदर सिंथेसाइज किए हुए सैंपल के अंदर भी आ रहा था। इसका मतलब उसने एक लॉ दे दिया कि जब भी कोई केमिकल्स, 2 या 2 से ज्यादा केमिकल आपस में कंबाइन करते हैं, जब भी वो केमिकल रिएक्शन करते हैं आपस में, एलिमेंट्स की बात हो रही है, जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में रिएक्शन करने का तरीका जो रहता है वो इस तरह से रहता है कि वो कॉम्बिनेशन जो रहेगा एक डेफिनेट रेशियो के अंदर रहेगा, और रेशियो जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। किसका रेशियो? उनके मासेस का रेशियो जो रहेगा वो एक सिंपल होल नंबर रहेगा। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं CO2 की, तो CO2 गैस आपको कहां कहां से मिल सकती है? देखो, अगर हम कोल को बर्न करते हैं, अगर आप बर्निंग करते हो, किसकी बर्निंग करते हैं? बर्निंग ऑफ कोल, या फिर आप किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो वहां से कार्बनिक फ्यूल को अगर आप क्या कर रहे हो भाई, बर्न कर रहे हो तो वहां से CO2 बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर भी CO2 गैस रिलीज करते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसी कार्बोनेट को, फॉर एग्जांपल आप लाइमस्टोन आपको मिल रहे हैं, लाइमस्टोन को आप हीट करते हो, ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तो उससे भी CO2 गैस रिलीज होती है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा अगर बात करता हूं किसी कार्बोनेट के ऊपर, किसी भी कार्बोनेट के ऊपर जब आप कोई एसिड डालते हो, HCl डालते हो, तो वहां पर क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं किसी भी कार्बोनेट पे, मेटल कार्बोनेट के ऊपर अगर आप एसिड डालते हो तो वहां से भी CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस जो है, और नेचर के अंदर, एयर के अंदर CO2 गैस है ही है, ठीक है। पांचवा तरीका जो है वो मैं लिख लेता हूं इन एयर, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूं कि भाई हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा सैंपल CO2 गैस का लाया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या क्या है इसके अंदर। तो कार्बन का मास जो रहता है, एक मॉलिक्यूल में हमें बताया कि कार्बन का एक एटम रहता है, इसका मास 12 रहता है। ऑक्सीजन का मास कितना रहता है? ऑक्सीजन का मास 16 रहता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन रहते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पे 32 लेके चलते हो। तो इस तरह बोलते हैं कि चाहे आप CO2 को कहीं से भी लेके आओ, जब भी कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाएंगे तो उनके मासेस का रेशियो जो रहेगा वो ये रेशियो आने वाला। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं इसको किससे 4 से कैंसिल आउट कर लेता हूं, ये 4 से 3 पे चला जाएगा और ये जाएगा 8 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या रहने वाला है? मासेस का रेशियो 3:8। इसका मतलब आप 300 ग्राम कार्बन और 800 ग्राम ऑक्सीजन लेके चलोगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अगर आप इन दोनों चीजों को लेके चलते हो तो क्या होगा? तो इन दोनों के मिलने से CO2 गैस बनेगी और कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। आप लोगों ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में तो पढ़ा ही होगा 9th क्लास के अंदर। 1808 के अंदर, 1808 में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये लॉ दे दिया था 1803 में। 1803 में उन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बताया उन्होंने जैसा प्राउस्ट ने बताया था उसी की थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया। प्राउस्ट ने क्या बोला कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं तो उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। एक कंपाउंड जब बनाते हैं वो ये बोलता है कि अगर 2 एलिमेंट से मिलकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O बन सकता है, H2O2 भी बन सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोला जाता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं उसका। इसके बाद अगर कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बन सकता है, सभी को पता है। लेकिन CO भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो उन्हीं दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है।
इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बहुत क्लासिक एग्जांपल है, वहां से N2O बन सकता है, N2O2 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O3, इस तरह बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो रूल रहेगा ये तब के केस के लिए जब दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि एक ज्यादा कंपाउंड बन सकता है, तो हम एक एलिमेंट के कंपाउंड को क्या कर लेंगे, हम फिक्स कर लेंगे कि हम जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास को लेके चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास जो रहेगा उसको फिक्स कर लेंगे, और ऑक्सीजन जो रहेगा जब H2O बनेगा तो ऑक्सीजन का मास कुछ और कंबाइन होगा उसके साथ, और जब H2O2 बनेगा तब उसका मास ऑक्सीजन का मास कुछ और कंबाइन होगा हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जिसका मास डिफरेंट था उसके मासेस का रेशियो आपस में अगर हम लेके चलें तो वो फिक्स्ड रेशियो आएगा और एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है बहुत से लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही लेके चलता हूं, तो मैं सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के बनाता हूं H2O, और फिर चेक करता हूं H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मासेस का रेशियो है वो कितना कितना है। हाइड्रोजन कितने एटम इसके अंदर, अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU होता है, 2 का मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक एटम है, कितना मास होता है ऑक्सीजन के एक एटम का, 16 होता है। इसके बाद दूसरा जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वो बन रहा है H2O2। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास है 32। ठीक है, तो लोग क्या बोलता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 और मोर कंपाउंड, इतना क्लियर है, दो एलिमेंट मिलके दो या दो ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ये मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये जो मासेस हैं इन मासेस की बात हो रही है जो एक फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। ये जो मासेस रहेंगे इनकी बात हो रही है, ये क्या करते हैं आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है। अगर इनका रेशियो निकालें क्या आएगा, 1:2 का रेशियो आएगा। अगर आप 16/22 करते हैं, 32 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। रेशियो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो ये जो लॉ था ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। आप एक और एग्जांपल आप अपनी तरफ से लेके चलने की कोशिश करना, कार्बन और ऑक्सीजन से मिला के आपको क्या क्या बनाना है, इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर आपको बनाना है पहले CO2 और फिर बनाना है CO, और फिर उसके अंदर चेक करना कार्बन के फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन का कितना कितना मास रिएक्ट कर रहा है, और उन दोनों का रेशियो अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दे रखा है आप उस चीज को देख लेना। इसके बेस में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोगों को चेक करना है। पूछा क्या जाता है, आप लोगों को कुछ डेटा गिवन होगा और पूछा जाएगा कि चेक करो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या आपको बोला हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर 2 कंपाउंड बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं हमें नहीं पता, हमें ये तो पता है कि CO और CO2 बनते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता, हमें ये बस ये बोला हुआ कि 2 कंपाउंड बन रहे हैं, नाम नहीं बताया हुआ है। और इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन का जो रेशियो है, कार्बन का जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है। पहले कंपाउंड के अंदर बोल रहा है कि 42.9% है, दूसरे के अंदर 27.3% है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों कंपाउंड्स का नाम जो है A और B रख लेता हूं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि एक कंपाउंड A है, दूसरा कंपाउंड B है। यहाँ पे परसेंटेज कार्बन कितना रहेगा, एक को थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं। परसेंटेज कार्बन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 42.9%, और बी के अंदर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 27.3%। ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्या चीज निकल के आ रही है, यहाँ से ये पता चला कि कार्बन अगर इतना है तो ऑक्सीजन का पता चल सकता है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना रहेगा, इसके अंदर 100 में से इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 47.1 या 57 सॉरी। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, परसेंटेज ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा ये इतने %। क्लियर। अब यहां से बोल रहा है कि आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना है, यहां फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हम बोलते हैं कि किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास रहेगा, उसके साथ दूसरा कितना कंबाइन हो रहा है उसका रेशियो निकाल के देखेंगे। अगर वो रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाता है तो इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो यहां पर किसी एक का मास जो है वो फिक्स होना चाहिए। क्या है यहाँ पे किसी एक का मास फिक्स नहीं है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूं और बोलता हूं कि अगर कार्बन के एक कंपाउंड ए के अंदर कार्बन अगर 42.9% अगर कार्बन था, 42.9, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, टोटल मास 100 ग्राम हो जाए कंपाउंड का।
42.9 ग्राम कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 57.1 ग्राम कंपाउंड ए में। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं पूछूं 1 ग्राम कार्बन के साथ कितना कंपाउंड, कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा, कितना होगा? कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, ये बन जाएगा 57.1 अपॉन 42.9। इतने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। क्लियर? आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, मैं अभी सोल्व नहीं करूंगा। इसके बाद अब मेरे को ये पता चल गया कि भाई ए कंपाउंड के अंदर कार्बन, अगर मैं फिर दोबारा लिख लेता हूं, कार्बन अगर हमारे पास 1 ग्राम था तो ऑक्सीजन कितना था उसके साथ? 57.1 अपॉन 42.9। इसके अंदर चेक करते हैं, इसमें भी उसी तरह करेंगे कि 27.3 ग्राम कार्बन के साथ, ये तो ए का हो गया, और यहां पे देखते हैं बी का, बी कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए 72.7 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिएगा? इसके लिए चाहिएगा 72.7 अपॉन 27.3 ग्राम। ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर ये कैलकुलेशन हमें कैसे पता चले, क्या करना है? हमें क्या करना है, आपको ये मोटिव पता होना चाहिए कि रूल के अंदर बोला हुआ है कि किसी एक का जो मास रहेगा वो फिक्स करना है। तो यहां से मैं 1 ग्राम के साथ निकाल लेता हूं, यहां से 1 ग्राम के साथ निकाल लेता हूं। तो अगर हमारा एक का मास फिक्स हो गया, बाकी दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। यहां से है 72.7 अपॉन 27.3। ठीक है? अब आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लो, इन दोनों का रेशियो निकालो, दिस अपॉन दिस आपको करना है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 57.1 अपॉन 42.9 अपॉन ये चीज है ना। रेशियो आप निकालोगे कंपाउंड ए और बी के अंदर, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं 27.3 अपॉन 72.7। इस चीज को कैंसिल आउट करके देखना है होता है कि नहीं होता है, और जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये डेसिमल मैंने हटा दी है, इस चीज को सोल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर आ जाएगा। ठीक है? इसके अलावा आप चाहे तो आप इसको सोल्व कर लीजिए पहले, फिर इसको सोल्व कर लीजिए, और फिर इन दोनों से डिवाइड करके देख सकते हैं। ये वाला जो मेथड रहेगा, ये हो सकता है इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है? तो इस तरह से अपना ये पहला जो आपका जो लो था उसके बेस पे न्यूमेरिकल है, ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो इसके बाद आता है एवोगैड्रो, एमिलियो एवोगैड्रो, एक रशियन केमिस्ट जिसने गैसेस की स्टडी के ऊपर बहुत सारा काम किया। उसका काम जो था काफी सालों तक चला, उसके काम को गे लुजेक ने यूज कर लिया। उसका लो पहले आ गया, इसका जो टोटल लो था ये बाद में आया। इसका लो आया 1812 के अंदर, 1812-13 के अंदर, और इसके लो को यूज करके गे लुजेक अपना लो जो था वो 1808 के अंदर ले गया। क्या था इसका लो? इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई गैसेस को अगर आप लेके चलते हो तो गैसेस के मास को मेजर करना जो थोड़ा सा रहता है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है। गैसेस की जब रिएक्शन कराएंगे तो मास के टर्म में नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, गैसेस की वॉल्यूम्स आपस में कंबाइन करती है। और इसने बोला अगर आप दो गैसेस की इक्वल वॉल्यूम लेके चलते हो, अगर आप किन्हीं भी दो गैसेस की, कोई फर्क नहीं पड़ता, किन्हीं भी दो गैसेस की इक्वल वॉल्यूम लेके चल रहे हो, इक्वल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ठीक है? तो इक्वल आपको बॉक्स बना ले रहे हैं जब भी आप इसको डायग्राम से शो कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि जब उसने गैसेस के बारे में बात करी तो चाहे कोई भी गैस आप लेके चल रहे हो अलग अलग, अगर उनकी वॉल्यूम इक्वल है, जितनी वॉल्यूम इसकी है उतनी ही वॉल्यूम इसकी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस गैस के जितने इसके अंदर इंक्लोज रहेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस गैस के जहां पे जितने रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल उसने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर स्टडी किया था। अगर मैं लिखता हूं 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम को आप 1 लीटर में लेके चल सकते हो, 1 मिलीलीटर में लेके चल सकते हो, 1 गैलन में लेके चल सकते हो। यहां पर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस वो लेके चल रहा था। ठीक है? और इन दोनों की उसने स्टडी करी तो उसने देखा कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स H2 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहेंगे वो यहां पर रहेंगे। दूसरे वाले बॉक्स के अंदर आपको नाइट्रोजन के दिखाने हैं, मैंने दो बनाए हैं सो दैट हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए, आप इस तरह समझ सकते हो बस। तो यहां पर भी क्या रहेंगे भाई, उतने ही एटम्स, उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे। जैसे यहां पर हाइड्रोजन कितने पार्टिकल मैंने बनाए, 3 और 4 7 बनाए, तो 7 ही आपको यहां बना के दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज? क्या बोला है इसने कि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस रहती है उनको सेम कर लेते हो और किन्हीं भी दो गैसेज की इक्वल वॉल्यूम लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब उतनी वॉल्यूम के अंदर, गिवन वॉल्यूम के अंदर उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? अंडर द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर any two gases contain equal number of particles in equal volumes। क्लियर है इसकी डेफिनेशन?
इसको यूज करके हमारा नेक्स्ट लॉ आता है जो दिया था किसने, गे-लुसेक ने 1808 के अंदर। क्या होता है वो बता देता हूं, उसको रब कर रहा हूं। ओके, तो गे-लुसेक जो था उसने लॉ दिया, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। उसने जो लॉ दिया था वो एक्चुअल में डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो सेकंड लॉ था हमारा जोसेफ एल प्राउस्ट ने जो दिया था, उसी के जैसा ही लॉ है। देखो जोसेफ एल प्राउस्ट ने बोला था कि जब भी दो केमिकल्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे देन दे डू सो इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। चाहे आप कहीं से भी कंपाउंड को उठा के लेके आओ, उसके अंदर दो एलिमेंट्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, मासेस का फिक्स रेशियो रहेगा। और अगर मैं बात करता हूं कि जब दो गैसेस कंबाइन हो रही है तो वहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि मासेस वहां पर कंबाइन हो रहे हैं, मासेस का फिक्स रेशियो आ रहा है, वहां पे आता है वॉल्यूम्स का फिक्स रेशियो। वहां पे क्या आता है, वॉल्यूम्स का फिक्स रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर मैं गैसियस रिएक्शन की बात करता हूं, गैसियस रिएक्शन मतलब जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे क्या रहते हैं, गैसेस रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनती है भाई, अमोनिया गैस बनती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना आता है आपको, इसको मैं बैलेंस कर देता हूं। जैसे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो नंबर आगे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 तो है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको पता होगा बैलेंसिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो नंबर रहते थे इनको मोल्स बोला जाता था कहीं पे। अभी उन चीजों को बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमें बताया गया वो ये बताया गया कि नाइट्रोजन की वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन will completely combine with 3 volumes of hydrogen gas to give 2 volumes of ammonia gas. इसका मतलब ये हुआ कि when two gases combine then they do so in a fixed proportion by their volumes. वहां पे क्या होता था, when two elements combine they do so in a fixed proportion by their mass. यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम्स का रेशियो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। इस चीज को नोट करो। इसके आप बता सकते हो इस तरह से बना के, जैसे हम बॉक्स बनाए थे लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर गे-लुसेक ने जो हाइपोथेसिस था किसका, उस टाइम पे हाइपोथेसिस था, थ्योरी तो नहीं हुई थी वो, तो जो हाइपोथेसिस था किसका, एवोगैड्रो का, उसी को यूज किया। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के हमारे पास भाई एक वॉल्यूम के अंदर मान लेते हैं कि 3 ही मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। हाइड्रोजन की कितनी वॉल्यूम लेके चल रही है, हाइड्रोजन की हम ऐसी 3 वॉल्यूम्स लेके चलेंगे सेम, ठीक है। और 3 वॉल्यूम लेने का मतलब है कि आपके पास हर वॉल्यूम के अंदर 3 मॉलिक्यूल रह जाएंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। ये 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन होगी। तो यहां लिख देता हूं 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इनके अंदर भी उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे जितने हर एक के अंदर है, ठीक है। ये लो किसने दिया था, ये लो दिया था एवोगैड्रो ने। और इसके बाद जो बना है इन दोनों के मिलने से वो क्या बना, वो बना है अमोनिया। तो अमोनिया के भी कितनी वॉल्यूम बन रही है, 2 वॉल्यूम्स बन रही है। तो इसका मतलब आप इस तरह के 2 बॉक्स बना के दिखाओगे। ये आपने बनाए 2 बॉक्स ऑफ अमोनिया, और हर बॉक्स के अंदर कितने पार्टिकल दिखाओगे, 3 ही दिखाओगे, क्योंकि हर एक की एक वॉल्यूम के अंदर 3 ही पार्टिकल्स हैं। तो अमोनिया के 3 पार्टिकल बन जाएंगे, ये नाइट्रोजन और ये इसके आसपास जुड़ गए, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये इसके हो गए हाइड्रोजन। इसी तरह यहां बना के दिखाओगे, ये नाइट्रोजन और इसके आसपास ये 3 हाइड्रोजन बन गया NH3, 1 2 3, और लास्ट में यहां पे बन गया। ये जो लॉ था, ये केमिकल कॉम्बिनेशन जो था हमारा फर्स्ट जो था कौन सा था जिसको हम बोल रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे मैं नाइट्रोजन को अगर मैं रेड कलर से शो कर देता हूं, तो नाइट्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं आपके पास, कितने एटम है भाई, 6 एटम टोटल है। यहां पे नाइट्रोजन का एक एटम ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां, और ये 6th एंड लास्ट एटम ऑफ नाइट्रोजन। बाकी जो एटम दिखाई दे रहे हैं वो हाइड्रोजन के, जिधर इतने टोटल हाइड्रोजन के एटम रहेंगे उतने यहाँ पे रहेंगे, आप काउंट करके देख सकते हो। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आ जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रिचर्ड ने ये लॉ जो था ये बहुत पहले दे दिया था, 1792 के अंदर ही दे दिया था, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत कम था। क्यों? क्योंकि ये लॉ जो था इसकी स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स थी। आप लोगों को पता है, आप लोग जब इस चीज को याद करते हो तो बहुत मुश्किल होती है। इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखते हो तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है ना, केमिस्ट्री बहुत बुरी लगने लग जाती है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी ना तो याद भी रह जाएगी, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर कुछ सिंपल लैंग्वेज बता दो, सिंपल लैंग्वेज नहीं बता सकते। जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनकी स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। और कितना चेंज करोगे, इसकी लैंग्वेज कितना चेंज करोगे। जो मैं टोटल बताना चाह रहा हूं आप इसको समझो उसको, और फिर देखो कि इसको सिंपली कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप लिख सकते हो और समझ में आ जाता है टीचर को, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी सजेस्ट यही करूंगा कि स्टेटमेंट आप यही लिखो, बस समझ लो इस चीज को। देखो इसमें क्या बोला हुआ है
कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं सेपरेटली किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि भाई ऑक्सीजन एक तो हमारे पास है और दूसरा जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है सल्फर। दूसरा क्या दिया हुआ है? सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर हम दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं और ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो कंपाउंड्स बनाएंगे, डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। क्या क्या कंपाउंड बनाएंगे एक बार देख लो। कंपाउंड यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा क्या? H2O। क्या बनेगा? H2O। और हाइड्रोजन सल्फर से मिलकर क्या बनेगा? यहां से बनेगा H2S। और सल्फर और ऑक्सीजन जो अगर आपस में इनको मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो इससे बनता है SO2। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब दो एलिमेंट सेपरेटली किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो जिस रेशो के अंदर इनके मासेस कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, रेशो किसका लेके चलना है? इन दोनों के मासेस का, इन दोनों एलिमेंट्स के मासेस का आपको रेशो लेके चलना है जिस रेशो में ये कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे और ये चीज बताई है कि ये कंबाइन करेंगे तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 16 रहेगा। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 और सल्फर का मास कितना रहेगा? 32 रहेगा। H2S के अंदर, H2O के अंदर। तो हाइड्रोजन का मास तो यहाँ पे 2 लेके चल रहे हैं। इसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है H2O के अंदर? यहाँ पे इसका मास आ रहा है 16 और सल्फर का मास कितना आ रहा है? सल्फर का मास होता है 32। ठीक है। तो इनके मासेस का रेशो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन अपॉन सल्फर का जो मासेस का रेशो आता है वो आता है 16/32, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। ये रेशो आ जाता है। इस रेशो की बात हो रही है। ठीक है। तो बोल रहा है कि when two elements separately combine with fixed mass of a third element, then the ratio in which they do so, जिस रेशो के अंदर वो ऐसा कर रहे हैं, कौन कौन सा रेशो? रेशो ऑफ मासेस। ये जो रेशो रहेगा विल बी ए सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन टुगेदर। यानी ये जो रेशो था जिस साथ वो कंबाइन कर रहे तीसरे एलिमेंट के साथ, वो रेशो उस रेशो का एक सिंपल मल्टीपल रहेगा जिस रेशो में वो खुद अपने एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। एक दूसरे के साथ किस रेशो में कंबाइन हो रही है चेक कर लेते हैं। सल्फर का मास कितना होगा इसके अंदर? 32 और ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ऑक्सीजन भी 2 हो गए 32। तो यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन के रेशो के मासेस का रेशो कितना आएगा? वो आएगा 32/32, दैट इज 1:1। ठीक है। और ये बोल रहा है कि पहले जिस रेशो में ये तीसरे एलिमेंट साथ कंबाइन कर रहे थे फिक्स्ड मास के साथ, वो रेशो इस रेशो के जिसमें वो खुद एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं उसका एक सिंपल मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरह से इस लॉ की स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। हो जाएगा ये। तो इस तरह से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो रहते हैं वो कवर हो जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो स्कूल गोइंग फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी आपके कजिन्स हैं जो 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको आप ये वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट हमारे पास कंटेंट जो है वो बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन आ सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।